मिर्जापुर एक ऐसा काम था जो जीवन में आया, उसके बाद कुछ चीजें बदली। एक पहचान आपकी जुड़ जाती है एक चीज से, एक किरदार से। मुंबई की जो यात्रा होती है हमेशा बहुत कठिन होती, टफ होती है, सच में टफ है। किसी भी शहर में जहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लक्स हो, इनकमिंग इतनी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टफ चीजें हो ही जाती हैं। डबल एम का क्या मतलब है? अंजुम विद डबल एम। करीबी कोई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो इतने कन्विक्शन के साथ बोला तो मुझे लगा ठीक है, करके देख लेते हैं। सफलता को डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप जो काम पूरी शिद्दत से करना चाह रहे हैं, उस काम को करने के मौके अगर आपको मिलते जा रहे हैं, जैसे भी हो, अगर उस काम को करने में आपको लोग इज्जत दे रहे हैं और लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सफलता है। धुरंधर देखी आपने? हाँ, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे रणवीर का काम बहुत अच्छा लगा। रणवीर सिंह आज के दौर में लगता है कि एक बहुत ही सिक्योर एक्टर जिसे हम कहते हैं। अच्छी कहानी आपके लिए क्या होती? सबसे पहले तो वो है जो सहज हो और सिंपल हो। मतलब आप सब्जेक्ट आप कोई भी लें, लेकिन आपका जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या है कि आपकी कहानी आपकी ऑडियंस तक पहुंचे, आपकी ऑडियंस कनेक्ट करे उस कहानी से। कहानी के हर किरदार का एक बजट सेट होता है या वो किरदार सेट होता है पहले, फिर उसको उस हिसाब से बजट दिया जाता है? दोनों ही चीजें होती हैं। कई बार एक लिमिट होती है कि भाई हो सकता है अगर हमने ₹1 में चीजें लॉक कर ली तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो थोड़ा 1.5 में कर लेंगे, 1.25 के ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते। स्लमडॉग मिलियनेयर में भी शायद था। वो मेरा पहला काम था जिसमें मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था लाइफ। एक आध साल बाद आई थिंक जब उसको BAFTA मिल गया। The BAFTA goes to Slumdog Millionaire. फिर ऑस्कर में गई और ऑस्कर मिल गया, बेस्ट फिल्म भी मिल गया। जब आप अपने संघर्ष के दिनों में या आज भी जब आप एक ऐसे दौर से निकलते हैं जहाँ पे आप अगली अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वो क्या होगा, कैसा होगा, मुझे लगता है कि अगर आज बीते हुए कल से बेहतर है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। न्यू कमर्स हैं इस वर्टिकल में, फिल्मों में, किसी को पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करना है, उनके लिए आप क्या करें? आज आपके पास एक ऐसा एक मीडियम है, माध्यम है कि आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। हाँ, बस यही है कि उसको खराब ना करें कि भाई लिया कैमरा और कुछ भी बोलने लगे। किसी भी तरह का कंटेंट कोई बनाना चाहे तो बनाए, और अगर वो सही बना या चल गया तो फिर लोग वैसे ही आपको जानेंगे। दूसरा ये है कि आप हाय हेलो नमस्ते। कविशाला के का जो एक प्रयास है बिग जर्नी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है कि जो हम कहानियां हैं, जिन कहानियों को हमेशा स्क्रीन्स पे अलग अलग माध्यमों से देखते हैं, उन कहानियों तक को आप तक पहुंचा पाए। किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी अगर इन कहानियों को देखकर, सुनकर, पढ़कर उन जिंदगी में कुछ परिवर्तन आता है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इसी प्रयास में आज हमारे साथ हैं अंजुम शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। आखिर काफी टाइम हम प्लान कर रहे थे, बातचीत आज हो रही है। शुरुआत करते हैं कि बहुत सभी लोग लगभग आपको स्क्रीन पे देख चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ दो तरीके से डिफाइन होती है। जैसा मुझे लगता है कि एक शरद त्रिपाठी के बाद की लाइफ, शरद त्रिपाठी के पहले की लाइफ, शरद शुक्ला। तो आपकी जो लाइफ है मुझे लगता है कि वो दो तरीके से लोग देखते हैं, एक शरद शुक्ला के पहले की लाइफ और शरद शुक्ला की बाद की लाइफ। तो उसमें जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको आज अंजुम शर्मा के बारे में वो बेसिक्स आप कहाँ से आते हैं वो सब लोगों को पता है, अगर आज बताना हो कि कौन है अंजुम शर्मा, ऐसे बताएंगे? अंजुम शर्मा मेरा ख्याल है कि हर समय, हर थोड़े समय में वो जो इंसान है उसमें एक बदलाव आता रहा। मुझे लगता है सबसे पहले तो, और मुझे लगता है ये सभी के लिए बात सही बैठती है कि आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके अनुभवों के हिसाब से जो जो बदलाव आता रहता है, और उन बदलावों की वजह से जो तब्दीली आपके व्यक्तित्व में आती है, वही आपका उस समय के लिए आपको एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में डिफाइन करती है। तो अंजुम शर्मा थोड़े समय पहले, बहुत आज से आई थिंक 8-10 साल पहले, जैसे आपने कहा वो सही भी है कि कोई भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा ऐसा एक काम आपको जो मिलता है, तो वो ऐसा एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि जिंदगी उससे पहले और उसके बाद में एक तरीके से बढ़ जाती है। तो बिल्कुल मिर्जापुर एक ऐसा काम था जो जीवन में आया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हुआ, और उसके बाद कुछ चीजें बदली। एक पहचान आपकी जुड़ जाती है एक चीज से, एक किरदार से। तो एक आई थिंक पहले एक बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज को पाने की, वो आज भी है एक अपॉर्चुनिटी, किसी चीज को क्रैक करने की एक बहुत लंबा एक अरसा रहा। क्या होता है कि मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट के अंदर, या कोई भी लेखक हो जो लिख रहा हो, जो भी इंसान कुछ क्रिएट करता है, उसके अंदर
एक समय में या एक तरह का एक अभाव उसके हाँ। अंदर रहता है, जिसे हम खालीपन कहते हैं। उसको भरने के लिए हाँ। उसके अंदर से एक कोई चीज क्रिएट होती है, उसको भरने के लिए ही उसके अंदर से आई थिंक एक आवाज आती है कि यार मैं बहुत कुछ फील कर रहा हूँ, या मेरे अंदर बहुत कुछ एक चीज है, उसे मुझे व्यक्त करना है। हाँ। तो या तो वो अगर राइटिंग के जरिए अभिव्यक्त करे, उसे एक्सप्रेस करे, तो वो राइटर की तरफ बढ़ता है आदमी, और ऐसी सारी चीजें आर्ट आती ही वहां से। तो एक समय ऐसा था कि जिस तरीके से चीजें चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि यार लाइफ में क्या करना है। जब हम सब अमूमन उस दौर से गुजरते हैं स्कूल कॉलेज करने के बाद, कि क्या करना है, ये वो सारी चीजें। तो हमेशा से ही एक उस समय बहुत कुछ चीजें ट्राई की। अच्छा नौकरी कर ले, नहीं यार इसमें ये तो नहीं हो रहा है, जिस तरह से नौकरी चाहिए वो वैसी मिल नहीं रही है, तो क्या किया जाए। और हमेशा से फिल्मों का और हल्का सा एक आर्ट फॉर्म का हमेशा से एक शौक था। हाँ। म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हमेशा से मेरे घर में थी, जैसे हारमोनियम, तबला वगैरह, हमेशा इस चीज का एक्सपोजर था। और इन चीजों में रुचि मेरे अंदर भी थी, और ये आई मेरे पेरेंट्स से, खासकर मम्मी की तरफ। लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से जुड़े थे, तो वहीं से ये चीजें आई। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब एक समय में लगा कि यार क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और फिर सिनेमा और फिल्में देखने का शौक बचपन से था। ओके। और जब इस दोराहे पे खड़े थे कि यार आगे तो अभी और मतलब ग्रेजुएशन हो गई है, और ज्यादा आगे पढ़ना तो नहीं है, क्या करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है, उसी समय एक इश्तिहार मेरे सामने आया जिसमें लिखा था कि यार आप 1 साल के लिए, कोई एक फिल्म मेकिंग कोर्स था, अगर आप वो करना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा यार उस समय कि यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, प्रेशर है, कुछ करना तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है, लेकिन किस दिशा में बढ़ना है। तो मैंने वो 1 महीने का 1 साल का कोर्स लिया, फिल्म मेकिंग कोर्स। मैंने कहा मैं ये करता हूँ, थोड़ा स्पेशलाइज्ड चीजों में मुझे ओके। काम करना जरूरी है, और उसमें कूद पड़ा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। फिर तब मैं एक्चुअली पहली बार एक्सपोज हुआ नाटक की दुनिया से। ओके। और मैं उससे पहले, जैसे मैंने कहा, 1 साल का फिल्म मेकिंग कोर्स किया। उसके बाद कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना चाहेंगे। हाँ। एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो जो मिलती गई अपॉर्चुनिटी उसको मैं लेता गया, आगे बढ़ता गया। और लेकिन जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, तब मुझे लगा, तब मेरी रुचि अचानक पैदा हुई एक्टिंग में। ओके। हाँ। जब मैं एक्टर्स को देखता था रिहर्सल करते हुए, काम करते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें काम करना है, पूरी तरीके से कूदना है, तो मुझे लगा कि पहले इसको सीखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, तो काम जब आप करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसको खत्म करके फिर से अभ्यास की तरफ बढ़ना हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल रहा है। उसके बाद उन सब चीजों को बंद करके फिर से एक अलग डायरेक्शन में किसी चीज के लिए अभ्यास शुरू करना। और जब आप अभ्यास शुरू करेंगे तो सिर्फ अभ्यास ही करेंगे, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको एक लंबा समय उसके लिए देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे करना है तो पहले सीखना जरूरी है। तो मैंने थिएटर शुरू किया। इनफैक्ट उस समय मुझे जितने भी आसपास लोग थे उनसे पूछा गया, 1-2 वर्कशॉप की, और पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लीजिए और फिर जाइए दूसरे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में, टेलीविजन में, यहाँ वहाँ आपको ऐसी काम मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं जब भी जाता था कहीं भी, मतलब हर जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता था, क्योंकि आई थिंक हमेशा से थोड़ी भाषा ठीक थी हिंदी पे। और थिएटर क्योंकि कर रहा था तो लगातार भाषा पे काम भी हो रहा था, उर्दू, फारसी, हिंदी, इन 3 लैंग्वेजेस पे। तो क्योंकि मैं इस लैंग्वेज में, इन लैंग्वेजेस में प्लेस भी कर रहा था, तो उस पे काम थोड़ा बहुत हो रहा था। तो जब आप ऑडिशन जाके दे रहे हैं, तो वहां पे अगर आप ठीक ठाक उनके हिसाब से हिंदी बोल रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी चीज होती है। तो ऐसे ही करते करते कुछ एक जगह काम बन भी गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है तो हम आपको चुनते हैं। मैंने कहा नहीं। तो बोले नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है किसी टेलीविजन शो के लिए था, तो आप नहीं, मतलब क्या। मैंने कहा नहीं, मैं अभी तैयार नहीं। मैंने तो अभी 10-15 दिन, 20 दिन पहले ही ये चीज शुरू की है और 2 वर्कशॉप्स की हैं, और मुझे अभी और ज्यादा सीखना है। तो थोड़ा उनको समझने में मुश्किल हुई मुझे। मतलब मुझे समझ में भी आया कि हाँ, कोई भी ऐसा होगा, इंसान बैठा होगा तो
और अगर वो आपको काम दे रहा होगा, हाँ, भले टेलीविजन शो में दे रहा है तो, और आप कहेंगे नहीं, तो किसी को भी थोड़ा अजीब हम्म, लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी थोड़ा अपने पे काम करना है, और मैंने उस चीज को ना करते हुए थिएटर ज्वाइन किया। और ओके, फिर मैंने 6-7 साल 8 साल रेगुलरली थिएटर करता रहा। मैं कुछ हाँ, और भी चीजें कर रहा था, लेकिन थिएटर मैंने नहीं छोड़ा। अलग अलग लोगों के साथ काम किया। कुछ मानव नाम थिएटर्स मानव में, कौल, ओके, ओके, कुमुद मिश्रा, हाँ, इन लोगों के साथ मैंने पहला प्ले किया था, पहला नाटक किया था। ओके, हाँ, और म्यूजिकल प्ले था, वो बहुत अलग तरह का अनुभव था। ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम करना, हाँ, ऐसे वो ऑलरेडी बहुत अ, बड़े प्लेस कर चुके थे पहले। शक्कर के 5 दाने, हाँ, स्कूटर वाला हाँ, आदमी, बली शंभू, हम्म, और भी एक दो वो कर चुके थे। और उसके बाद वो एक म्यूजिकल प्ले कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि नए एक्टर्स के साथ काम किया जाए। हम्म, तो उसमें मुझे मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर एक दो और लोगों के साथ काम किया। फिर मकरंद देशपांडे, ओके, हाँ, उनसे मैं मिला। हाँ, और फिर एक लंबा अरसा मैं उन्हीं के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा रहा। उन्हीं के साथ मैंने थिएटर भी किया, और एक तरह से वो थिएटर डायरेक्टर, गुरु, मार्गदर्शक, दोस्त हाँ, सब रहे कुछ 6-7 साल लगातार। हाँ, आज भी है, लेकिन हम्म, आज उतना ज्यादा समय नहीं मिलता है मिलने का। लेकिन कुछ 6-7 साल ऐसे थे कि हम रोज शाम, सुबह शाम रिहर्सल के बाद काफी समय साथ बिताते थे। तो एक तरीके से उस समय जो एक फाउंडेशन थी, ओके, वो उन्हीं के साथ बनी। हम्म, तो जो आपका सवाल था कि अंजुम शर्मा क्या है, अंजुम शर्मा हमेशा आई थिंक एक ऐसा इंसान रहा जिसने एक नई चीज को अभ्यास की तरह लिया। हाँ, और हर प्रोजेक्ट आज भी जब आता है, मतलब इवन मिर्जापुर के बाद भी, मिर्जापुर में भी, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और इतनी ज्यादा एक ऐसी दुनिया दिखती है कि इस दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, आप कहानी पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत दुनिया समझ में आती है, किरदार के बारे में आपको चीजें समझ में आती है, और आपको सिर्फ समझना नहीं है, अब आपको उसे बनाना है। हम्म, हम्म, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जितना आप समझ सकते हैं, जितनी आपके पास समझ है, जितना क्राफ्ट है, जितना आप उसमें जान डाल सकते हैं, वो आप करते हैं। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको एक सीमित दायरे में, एक सीमित टाइम में करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अमूमन समय इतना नहीं होता है कि आपको जब स्क्रिप्ट या जब आप किसी चीज पे आते हैं ऑन बोर्ड, तो आपके पास कई महीने होते हैं, हाँ, 2-3 महीने मैक्सिमम होते हैं। तो एक सीमित समय में आप एक जगह पहुंचते हैं, हाँ, डायरेक्टर्स, राइटर्स अपने को एक्टर्स के साथ मिलकर एक दुनिया बनाते हैं। और फिर हाँ, उसके बाद जब वो बन जाता है, तो फिर आप ऑडियंस के साथ उसे देखते हैं, और आप फिर जानना चाहते हैं कि ऑडियंस जो है फाइनली उस पूरी प्रक्रिया का एक आखिरी चरण जो है, एक हाँ, आखिरी उसका एक माइलस्टोन, ऑडियंस क्या कह रही है, उसको कैसे लेती है। हाँ, और वहां जाके आपका पूरा एक सर्कल कंप्लीट बिल्कुल, होता है कि आपने जो सोचा था, कहीं कहीं चीजें, मिर्जापुर में ये चीजें हुई थी। अभी हाल ही में एक शो मेरा कप्तान नाम का आया था, हाँ, उसमें भी ये चीजें हुई कि जो जो बहुत बारीक चॉइसेस आपने ली हैं अपने किरदार को बनाने के लिए, हम्म, किसी एक सीन में, वो जब चीजें नोटिस होती हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मतलब हाँ, आपका जो आपने काम किया, जो चीजें आपने चुनी, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली रही, सही रही। हाँ, तो ये एक हमेशा की एक प्रक्रिया रहती है, जब भी एक नई चीज शुरू होती है, तो उसको एकदम जीरो से एक नए, जैसे नया एक बच्चा, एक हाँ, उत्साहित इंसान जो नई चीज सीखना चाहता है, नई चीज में कूदना चाहता है, एक वैसा अनुभव होता है। और हाँ, फिर वो कंप्लीट होता है, फिर एक नया। तो बिल्कुल, कि हर बार एक नई चीज को करने का जो एक्साइटमेंट होता है, वो अभी भी बरकरार है, हाँ, और उसी का मजा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए लाइफ में कि जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर हो, 1% हो, 10% हो, डिपेंड करता है, बट थोड़ा बेहतर होना चाहिए, और लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और चीजें बदलती हैं समय के साथ। इनफैक्ट आपने जो एक बात कही वो बहुत सही थी। एक समय था जब क्या होता है, जब आप अपने संघर्ष के दिनों में, या आज भी, जब आप एक ऐसे दौर से निकलते हैं जहां पे आप अगली अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, हम्म, वो क्या होगा, कैसा होगा, तो कभी ना कभी आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि यार, पहले काफी बात ये होती थी, दिमाग में आती थी कि यार, आप सही दिशा में जा रहे हैं क्या, ओके, हाँ, तो आपको किस तरफ बढ़ना है, क्या हो रहा है। तो तब एक ही चीज, क्योंकि तब आपको ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि हाँ, आपके पास ऐसी कोई चीजें नहीं होती है जिसको लेके आप समझ सकें कि अरे देखो ये हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो उस समय एक ही चीज, इनफैक्ट मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, यहीं वर्सोवा में एक जगह, बहुत साल पुरानी बात है ये। तो मैंने कहा यार देखो क्या है, और तो कोई पैमाना है नहीं हाँ, समझने का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज बीते हुए कल से बेहतर है, हाँ,
तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। भले ही वो जो आपकी प्रोग्रेस है वो 5% हो, 25% हो या 100% हो या 200% हो, लेकिन अगर वो आगे की तरफ है हाँ, तो फिर आप मान लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। वही है कि जैसे हम स्टार्टअप में या फिर जो भी नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसमें कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। हमें इम्प्रूवमेंट्स टाइम के साथ हो जाएंगे, बट कोई भी चीज करें तो उसमें कंटिन्यू आपको गिव अप किए बिना उसका कंटिन्यूएशन उसको करना है। सही है गलत है टाइम के साथ पता चलता रहेगा। कि डबल एम का क्या मतलब है, अंजुम विद डबल एम? किसी ने कहा आप ये कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, कर लिया। मैं बहुत ज्यादा, जब करीबी लोग जो आपके वेलविशर होते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं और जिनकी हमेशा आपके ऊपर कृपा और एक आशीर्वाद होता है, वो कभी कोई ऐसी चीज कहते हैं तो मैं उन चीज को क्वेश्चन नहीं करता। मैं वैसे भी एज अ पर्सन किसी के बिलीफ के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ यार ये मेरा मन है करने का, मैं कर लेता हूँ, तो मैं उसे कर लेता हूँ। तो वैसा ही था, किसी ने कहा, करीबी कोई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इतने कन्विक्शन के साथ बोला तो मुझे लगा ठीक है करके देख लेते हैं। चेंज हुआ उसके बाद? थोड़ी बहुत चीजें, मतलब वही है कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा, मतलब ये वैसी चीजें हैं कि आप करके साइड रख दीजिए और ये मान लीजिए, क्योंकि आपका अगर बिलीफ किसी चीज पे है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ या इस रंग के कपड़े पहनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो आपका बिलीव बन जाता है कि हाँ यार अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, और फिर होता है। अब वो किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या करिश्मा है, ये आप नहीं जानते। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका बिलीफ है किसी चीज में तो वो चीजें फिर आपके लिए वर्क करती है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप मतलब काफी अप एंड डाउन, जिस तरीके से थोड़ा डाउट्स रहे शुरुआत में, क्रिकेट में 100 मैच खेलते हैं या फिर मान लीजिए हम बैडमिंटन में 100 मैच खेले, 1-2 में जीत होती है, 1-2 में कभी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप जीत लिया तो हिस्ट्री होती है, सक्सेस में डिफाइन हो जाती है। बट उसके पीछे हार बहुत होती है, कई बार हारे होते हैं। आपके अभी तक के अनुभवों के हिसाब से अगर सफलता को या असफलता को डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सफलता असफलता बहुत एक ब्रॉड टर्म है। हाँ, बहुत ही एक बड़ी चीज है। सफलता वही है कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप जो काम पूरी शिद्दत से करना चाह रहे हैं, उस काम को करने के मौके अगर आपको मिलते जा रहे हैं, जैसे भी हो, अगर उस काम को करने में आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, अगर आपकी एक भूमिका जो है वो एक अच्छी बनती जा रही है और लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपको लेकर अगर वो कुछ करें, अगर आपको लेकर वो कोई भी काम करें तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और एक अच्छा काम होगा, तो मुझे लगता है ये सफलता है। सफलता, ये सारी चीजें सफलता ही है कि अगर लोग आपके साथ आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, आप वो काम करना चाह रहे हैं और आप उस काम को करने में आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं जो आप चाहते हैं करना, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, और जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, आप करना चाहते हैं, उसके और ज्यादा मौके और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है, दरवाजे जो है खुल रहे हैं आपके लिए, वो एक सफलता है। अब सफलता किस लेवल की है, वो क्या है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत अलग डिफाइंड है, बहुत अलग डिफाइंड है। और अब तो आज के समय में, बदलते दौर में, सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ इतनी चीजें हैं, सफलता के बहुत ज्यादा डेफिनेशंस और पैमाने हो चुके हैं। आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सफलता क्या है। क्या लिमिट्स है? एक्सट्रीम तो सबका अलग अलग है और सबको अलग अलग तरीके से चीजें चाहिए। बिल्कुल, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब सफलता किसी के लिए ये भी है कि भैया आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो आप बहुत ज्यादा सफल हैं। लेकिन फिर एक जगह ये भी है कि भाई बहुत से ऐसे कमाल के एक्टर्स हैं जो दिग्गज हैं, जिनके नाम से, मतलब हम नाम सुनते ही कहते हैं कि अरे भैया, परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी और अभिनय उन्हीं से जन्मा है। तो आप देखें तो उनका वो चीज ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी दिखेंगे, है ना? बिल्कुल। कितने फॉलोअर्स होंगे नसीर भाई के, नसीरुद्दीन शाह के, नाना पाटेकर के, कितने फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आप नाम सुनते हैं, और सिर्फ हम और आप नहीं, पता नहीं कितनी जनरेशंस, हमसे 2-3 जनरेशन ऊपर और 3-4 जनरेशन नीचे, वो सब इन लोगों को जानती हैं। तो वो वजन जो है वो आपके काम से पैदा होता है, वो एक अलग दुनिया में जरूरी है। मतलब ये, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे कोई आज का समय ऐसा है जहां पे सोशल मीडिया बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है,
और बिल्कुल आप उसके प्रति काम करते हैं लोग, और आपकी जो एक फॉलोइंग है वो बढ़ती है, वो सारी चीजें बिल्कुल सही है, बट उसको देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए। बिल्कुल। सुनते हैं कि मुंबई की जो यात्रा होती है हमेशा बहुत कठिन होती है, टफ होती है। एंट्री मुंबई में करना, कंटिन्यूएशन रखना विद द वर्क और जो भी काम चल रहा है, सच में टफ है। हाँ, मेरा ख्याल टफ है, क्योंकि टफ इसलिए भी है, किसी भी शहर में जहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लक्स हो, इनकमिंग इतनी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली वहां पे टफ चीजें हो ही जाती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और जगह, स्पेस जो है वो इतनी ही है। लेकिन उसके हिसाब से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, उसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए वो इम्बैलेंस हमेशा, आई थिंक पहले भी रहा होगा, आज भी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो इस वजह से मुंबई को इस तरह से देखा जाता है कि यार बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि और कहीं दूसरा शहर होगा जहाँ पे इतनी ज्यादा उपलब्धियों की पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप वहां पे जाएं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वो शहर आपको वो ओपननेस देता है, वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि अगर आप मेहनत करें तो आप एक मकाम पे पहुंच सकते हैं। तो ये किसी भी शहर में अगर ऐसा होता, और सिर्फ एक, हम तो इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए, आप किसी भी सेक्टर में देखिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो किसी भी एक शहर में जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हो कि वो हर जगह से, हर देश के हर हिस्से से वो लोगों को अट्रैक्ट करें कि आप आइए और आजमाइए, तो बिल्कुल चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। बाकी ये है कि हमारे काम में भी वैसा ही है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है बिकॉज बहुत चीजें डिपेंड करती हैं एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पे, कि मेरे हिसाब से एक कहानी, एक फिल्म, एक सीरीज कई तरह से बन सकती है। कोई भी कहानी कहने का जो अंदाज है वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हम 5 लोग मिलके एक कहानी को एक तरह से कहते हैं, क्योंकि वो हम बना रहे हैं। यही चीज अगर कोई और बनाता तो वो अपने हिसाब से कहता। तो इसमें फिर ये होगा कि मैं अगर एक कहानी बना रहा हूं तो मैं आपको इस कहानी में, किरदार में देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो मैं एकदम ही अपने इंस्टिंक्ट से बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आप वो कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा प्लीज आप करिए। कोई और करेगा, वो कहेगा नहीं आप, मुझे नहीं लगता, कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है हो सकता है आप कर सकें लेकिन मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज्यादा इंस्टिंक्ट और पर्सनलाइज्ड और एक सब्जेक्टिव चीज है यहाँ पे आपको किसी को भी काम मिलने के लिए, तो इसलिए वो चीज और ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है, और कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि अच्छा ये अगर आपने कर लिया है तो ये फिट है, तो ये आपको मिल ही जाएगा। तो उसका मोटा मोटा यही चीज है कि आप, बहुत चीजें हैं कि आप पहले तो सबसे पहले आपको काम आना चाहिए। आपको काम आता है, उसके बाद आप किसके साथ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, वो कहते हैं ना बीइंग राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही जगह पे सही समय पर होना भी जरूरी है। फिर आपकी कोई एक चीज आती है, फिर वो दूसरी चीज उससे कनेक्ट कैसे होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ी चीज आई, आपको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली, और उसके बाद दूसरी चीज आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत चीजें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई भी चीज बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है। अगर किसी को भी लगता है कि भाई मैं ये कर रहा हूं, तो नहीं, मुझे लगता है कि उसमें वो सही नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को करने का माध्यम हो सकते हैं। बिल्कुल। आपके थ्रू कोई चीज हो रही है। मेरे थ्रू कुछ चीजें होनी थी, चाहे वो मिर्जापुर है, चाहे वो कप्तान है, या कोई भी जो मैं काम करता हूं, मेरा उसमें योगदान बहुत कम है। बाकी लोगों का योगदान उसमें बहुत ज्यादा है, जिन्होंने वो चीज लिखी है, जिन्होंने बनाई है। यहाँ तक कि मुझे कास्ट करने की जो जिम्मेदारी है या वो जो काम है, वो भी मुझसे ज्यादा उस आदमी का है जिसने मुझे चुना, क्योंकि उसने मेरे ऊपर लाइट डाली तो ही तो मैं कुछ कर पाया। तो मेरा तो बस यही है कि मैं वो चीज ठीक से कर पाऊं, मेरी जिम्मेदारी उतनी है। लेकिन मुझसे ज्यादा जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, वो आसपास के लोग। अच्छा, मुझे बहुत सारे आपने क्वेश्चन दे दिए इसमें, कि आपने किरदार का जिक्र किया, ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, मेरी कहानी कहने का तरीका और कहानी के किरदार अलग तरीके से हो सकते हैं। सेम कहानी अगर कोई और कह रहा है, उसके किरदार और कहने का तरीका दूसरा हो सकता है। अगर आपने कोई प्रोसेस देखा कि कोई ये कहानी आई, कहानी के बाद
उस कहानी के हर किरदार का एक बजट सेट होता है, या वो किरदार सेट होता है पहले फिर उसको उस हिसाब से बजट दिया जाता है? दोनों ही चीजें होती हैं। कई बार जब आप बहुत टाइट बजट में काम कर रहे होते हैं तो हर कैरेक्टर का एक बजट है कि हम इस कैरेक्टर के ऊपर इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, इतना ही पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। कई बार ये भी होता है कि अगर कोई किरदार चाहिए ही, कोई एक्टर चाहिए ही कि नहीं भाई ये ही चाहिए, तो थोड़ा उसमें गुंजाइश होती है कि बजट को थोड़ा, आप अगर नई बात बैठ रही है तो थोड़ा हल्का सा वो स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन उसमें गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो एक बजट की सीमा में ही काम कर रहे होते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कई बार जब इकोनॉमिक्स सही नहीं बैठती है तो फिर जो है गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते भी हैं कि यार एनी फिल्म और एनीथिंग डजंट फेल, इट इज द बजट हु फेल्स। तो बजट अगर इकोनॉमिक्स आपकी सही है किसी भी चीज को लेके, तो मुझे लगता है कि फिर आप एक सेफ स्पेस में रहते ही हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स करेक्ट है। तो मेरा ख्याल है ज्यादातर जितना मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है कि एक सेट बजट होता ही है। आप अगर थोड़ा बढ़ भी रहा है वो, तो भी वो उनके दायरे में ही है। तो भी वो दायरे में ही होता है। एक उसकी एक लिमिट होती है कि भाई हो सकता है अगर हमने ₹1 में चीजें लॉक कर ली तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो थोड़ा 1.5 में कर लेंगे, 1.25 के ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो वो एक आपका एक रेंज, हाँ, वो आपकी कैपिंग तो आपको रखनी पड़ती है और वो रहती ही है हमेशा। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर नहीं बात बन रही है तो फिर वो नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब भी ऐसी चीज होती है, आज तक कोई चीज पैसे में नहीं अटकी, क्योंकि मुझे इस चीज का थोड़ा अंदाजा रहता है कि भाई इकोनॉमिक्स करेक्ट होनी जरूरी है। आप इतना भी लोड नहीं डाल सकते किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे अपना, कि वो फिर टूट ही जाए, पूरा हिल जाए। तो आपको वो हल्का सा अंदाजा होना जरूरी है कि यार ठीक है, आपने इधर थोड़ा कम कर दिया तो उधर वो कॉम्पनसेट हो गया, और इस चीज को सामने वाला भी समझता है। मेरे अनुभव में हमेशा जितने भी प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउसेज या किसी के साथ भी काम किया है, तो वो दोनों ही चीजें वो मैं देखता हूँ कि जब आप समझते हैं सामने वाले को, तो वो भी आपको समझता है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले सर्कल का डिफाइन कर आप बता रहे थे, लास्ट जो सर्कल खत्म होता है किसी भी फिल्म का, ओटीटी के किसी प्रोजेक्ट का, तो वो ऑडियंस पे जाके खत्म होता है। आजकल जो सक्सेस है किसी भी थिएटर फिल्म्स की, मान ले जो सिनेमा हाउसेज में वो रिलीज हो रही है, नंबर्स पे बहुत डिपेंड करता है वो, कितने करोड़, 3 डिजिट 4 डिजिट, आजकल 4 डिजिट भी आराम से पहुंचने लगी है फिल्म में। अच्छा, धुरंधर देखी आपने? हाँ, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, दोनों पार्ट। हाँ, मुझे दूसरी पार्ट ज्यादा अच्छी लगी। मतलब मैं बहुत समय के बाद मुझे किसी फिल्म को देखकर ऐसा लगा है कि मैंने जैसे ही देखी मुझे लगा यार मुझे दोबारा देखनी। दोबारा मैं देख नहीं पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उस समय, लेकिन मन बहुत हुआ और मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब 1 भी अच्छी थी, लेकिन 2 मुझे काफी अच्छी लगी। 2 में मुझे रणवीर का काम बहुत अच्छा लगा, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रणवीर सिंह आज के दौर में लगता है कि एक बहुत ही सिक्योर एक्टर जिसे हम कहते हैं, कि अगर सीन में वो मेन नहीं है, अगर फोकस उनके ऊपर नहीं है, किसी दूसरे किरदार के ऊपर है, वो बहुत कंफर्टेबल है उसको लेकर। चाहे वो गली बॉय हो, चाहे वो धुरंधर का पार्ट 1 हो, आपको देख के समझ में आ जाता है कि यार ये एक्टर बहुत सिक्योर है। तो वो सिक्योरिटी एक तो आपके अंदर से आती है, आपको पता है कि भाई मेरी अहमियत या मेरी भूमिका इस सीन में, इस कहानी में, इस समय यहाँ है। तो उस चीज से आप अगर कंफर्टेबल हैं तो वहीं से सिक्योरिटी आती है कि आपको कहानी पता है, आपको अपना किरदार पता है, आप जबरदस्ती उस चीज में नहीं फंसे हैं कि अरे नहीं यार जो भी हो मुझे ही सेंटर में रहना है। तो वो फिर तो वो कभी बनेगा ही नहीं, वो किरदार नहीं बनेगा, वो कहानी नहीं बनेगी और वो हिल जाएगा मामला। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही सिक्योर एक्टर है। और जितना मैंने सुना भी है, मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं दूसरे, उन्होंने जिनके साथ काम किया है, सबका यही अनुभव रहा है कि यार बहुत ज्यादा सिक्योर है और बहुत ज्यादा आपको पुश करता है। एक कोलैबोरेटिव चीज, यही हम थिएटर में सीखते थे जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम यही सीखते हैं कि यू आर एज गुड एज योर एक्टर। आपका को एक्टर अगर अच्छा होगा तो आप और अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा अपने ऊपर तो काम करना ही चाहिए, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इस सीन में आप अपने को एक्टर के साथ काम करके और इस चीज को अच्छा बना सकते हैं, तो आपको बिल्कुल वो करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा वो दिखेंगे
उतना अच्छा सीन होगा और आप भी उतने अच्छे दिखेंगे। कभी भी कोई ऐसी सीन की हमने बात नहीं की होगी और ना ही हम करते हैं जिसमें कमाल का सीन था, एक एक्टर बहुत ही कमाल लग रहा था, दूसरा एक्टर बहुत ही बेकार लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सीन बहुत अच्छा था। कभी ऐसा नहीं होता। तो हाँ, तो धुरंधर मैंने देखी है, आप धुरंधर की बात कर रहे थे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली नंबर्स पे था कि उसकी जो सक्सेस है वो लोग डिफाइन, पार्ट अच्छा है, कहानी कहने का तरीका अच्छा है, तो मुझे लगता नहीं लगता है कुछ भी कमी रह गई जिस तरीके से वो कहानी पहुंचाई गई। बहुत सारी कहानियां होती हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कही गई होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई होती है, वो नंबर्स टच नहीं कर पाती हैं। तो क्या उनको फेलियर में काउंट करना चाहिए, या कि एक ही पैरामीटर है क्या सक्सेस का फिल्मों को दिखाने? जैसे नंबर्स वाला जैसे बजट एक का हमने बात कर ली, चलिए हाँ। धुरंधर की बात, हाँ, और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर सके, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं किए लेकिन हाँ, मतलब ओटीटी भी बहुत सारी रिलीज हो रही है, मान लीजिए उनकी भी आजकल डिफाइन नहीं हो पाती कौन सा सक्सेसफुल हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। वहाँ पे तो नंबर व्यू आवर्स आते हैं, वॉच आवर्स आते हैं, वॉच मिनट्स आते हैं वहाँ पे। मुझे जैसे कि सबसे पहले तो एक बात है कि कोई भी अच्छी चीज अगर होगी, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला और अहम तरीका ये है कि कोई भी अच्छी फिल्म, जो अच्छी फिल्म है, अब अच्छी फिल्म का बहुत कई ज्यादा उसकी डेफिनेशंस और वो चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो एक फिल्म अच्छी है, जो फिल्म अच्छी बनी है, लापता लेडीज अच्छी फिल्म है ना, लापता लेडीज एक अच्छी फिल्म है, धुरंधर एक अच्छी फिल्म है। तो जो अच्छी फिल्म है, शोले अच्छी फिल्म है, क्या बिजनेस किया था उसने, याद है आपको? नहीं याद, मुझे भी नहीं, नंबर्स भी इतने आते नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन फिल्म के बारे में तो हम आज भी बात करते हैं, ठीक है। अब आज से मुझे लगता है कि अभी हमें पता है कि धुरंधर ने कितने नंबर किए हैं, लेकिन आज से 4-5 साल 8 साल 10 साल बाद जब धुरंधर की बात हो रही होगी और दो लोग बात करेंगे कि भाई धुरंधर ने कितने नंबर किए थे, हो सकता है उनको चेक करना पड़े, उनको याद ना हो कि कितने किए थे एग्जैक्टली पार्ट 1 ने और पार्ट 2 ने, लेकिन उनको ये जरूर याद है कि आज से 8 साल पहले एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिसने वाकई पूरा एकदम धुरंधर टाइप ही माहौल बनाया था। तो मुझे लगता है कोई भी अच्छी फिल्म आगे चलती है, उसके पीछे पीछे चलते हैं उसके नंबर, और जो अच्छी फिल्म होती है या जो अच्छा काम होता है, वो हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि यार फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन शायद उतने नंबर नहीं किए, लेकिन वो एक लार्जर उसके टेन्योर में अपना पैसा जितना है या रिकवरी है वो करती है, वो कमाती है। लेकिन अच्छे काम की, मैं तो यही मानता हूं और मैंने यही देखा है कि अच्छे काम की उम्र बहुत लंबी होती है। अच्छा काम, अच्छी फिल्म एक लंबे अरसे तक रहती है और वो कभी ओझल नहीं होती है। और जो अचानक से चीज ऐसी हो जो अच्छी ना हो, या किसी वजह से, हमने ऐसी भी कई चीजें देखी हैं जो अचानक से यूं उठी और फिर उसके बाद किसी ने बात ही नहीं की उसकी। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी, अच्छी सीरीज बनाएं, और इवन ओटीटी पे भी जो चीज, चलो हमें वहां पे नंबर नहीं पता चलते, उसका भी एक डेटा होता है, लेकिन हम लोगों को उतना, ऑडियंस को नहीं पता चलता एग्जैक्टली कितना है, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो आप ये फील कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ यार ये सीरीज तो बहुत चली है, ये उतनी दूसरी जो थी वो अच्छी थी लेकिन शायद उतना नहीं हुआ, लेकिन जो चीज एक्चुअली में चलती है उसका पूरा एक माहौल बन जाता है। नंबर ना पता होने के बावजूद भी आप 5 लोगों में बैठ के ये बता सकते हैं कि एक चीज चली है, दूसरी चीज नहीं चली, एंड इट इज ओनली बेस्ड ऑन प्योर मेरिट, कि अगर अच्छी चीज होगी तो भाई चलेगी ही। नहीं, आई कैन कनेक्ट एक्चुअली, जैसे मैं ऑलमोस्ट सारा कंटेंट देखता हूँ, ऑफिस से आने के बाद रात में मल्टीटास्किंग करते हुए कंटेंट चल रहा होता है, नेक्स्ट मेरा कप्तान था, मैं यहाँ पे आ गया, मैं कप्तान मेरा अभी मुझे देखना स्टार्ट किया था मैंने जस्ट। आपने अच्छी फिल्म का या अच्छे ओटीटी की किसी प्रोजेक्ट का जिक्र किया, अगर हम कहानी की बात करें, मतलब आपको बताना हो कि अच्छी कहानी आपके लिए क्या होती, क्या है अच्छी कहानी? भाई अच्छी कहानी सबसे पहले तो वो है जो सहज हो और सिंपल हो। मतलब आप सब्जेक्ट आप कोई भी लें, लेकिन आपका जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या है कि आपकी कहानी आपकी ऑडियंस तक पहुंचे, आपकी ऑडियंस कनेक्ट करे उस कहानी से। तो उस कहानी की बुनावट सिंपल हो, सहज हो। उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे बोरिंग कर दें, लेकिन अगर वो सिंपल होगी तो वो जल्दी कनेक्ट होगी। वो एक कविता की तरह है, एक अच्छी कविता, अच्छी शायरी, अच्छी गजल जब सिंपल होगी तो वो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती आप कॉम्प्लिकेट कर देंगे और कहेंगे यार देखो मैं तो अब बताता हूँ क्या शब्द ऐसे ऐसे यूज करूंगा और ये होगा वो होगा, तो फिर वो बहुत हो सकता है
आदमी पढ़ते हुए या सुनते हुए थोड़ा घबरा जाए, लगे अरे भैया ये तो क्या ही आपने कह दिया है। हाँ, लेकिन अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लिटरेचर का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, आर्ट का मकसद ही यही है कि इवेंचुअली वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे। तो जब वो कनेक्ट कर जाएगी तो फिर वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। तो कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है। तो कहानी वो अच्छी है जो मुझे सबसे पहले कनेक्ट करवाए। मेरा ये मानना है कि 10, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें हैं किसी भी फिल्म में, किसी भी कहानी में, किसी भी सीरीज में, उसमें से 6 या 5 चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसे मैं जानता हूं बतौर ऑडियंस, या मैं इसे कनेक्ट कर पा रहा हूं। अरे यार ये इस शहर की या इस तरह के लोग या इस ये बातें हैं, ये मैं जानता हूं। 5 चीजें नहीं हो या 6 चीजें नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं आया था ये देखने की, हाँ मैं इसको थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं और जानना चाहता हूं। तो फिर वो चीज सही रहती है। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसमें कुछ भी अच्छी चीजें हो, आप कहेंगे यार समझ नहीं आ रहा। कितनी सारी फिल्में होती हैं जो ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत ही कुछ अलग सब्जेक्ट पे बनी है, देखते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहानी है, परफॉर्मेंस, किसी भी चीज से, मतलब क्रिएशन के किसी भी एलिमेंट से अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको छू नहीं रही है, तो फिर वो अच्छी कहानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया कविताओं का, कहानियों का, किताबों का। आप थिएटर से आते हैं, थिएटर के बाद एक्टिंग अपने की, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कविताओं का, साहित्यकारों का, किताबों का, जब भी किसी किरदार को आप गढ़ रहे होते हैं और थिएटर में या फिर किसी अपने आप का एज एन एक्टर इवॉल्व करने में, उसको अपग्रेड करने में साहित्य कितना जरूरी होता है? साहित्य वो जमीन है जिसपे आप चल के, खड़े होके, अपने आप को संभाल के वो काम करना शुरू करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आप सबसे पहले सिनेमा में तो आप बहुत बाद में पहुंचते हैं, फिल्मों में या सीरीज में, इस दुनिया में तो आप बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आपको साहित्य ही मिलता है, बिल्कुल, जो आपका हाथ पकड़ता है, जो आपको कहता है अच्छा चलो मैं तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारे यहाँ पे कैसे साहित्यकार हुए हैं, क्या लिखा गया है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर उससे आपको दिखने लगती है दुनिया, अपने आसपास के गांव, शहर, दूसरे राज्य, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आप हर जगह तो नहीं जा सकते। या तो आप शुरू करिए कि भाई 2 साल मैं कश्मीर से शुरू करूंगा, कन्याकुमारी तक घूमूंगा, 2-3 साल ये मैं करता रहूंगा। नहीं तो लिटरेचर ही एक ऐसी चीज है, फिर भी आप अभी घूम सकते हैं ना। मैं आज से 3 साल घूम सकता हूँ, लेकिन मैं 1950 में तो जाके घूम नहीं सकता, 1940 में तो नहीं घूम सकता, या उससे पहले तो नहीं घूम सकता हूँ। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कल्चर को जाने, क्या लिखा गया है। मैंने एक प्ले किया था बादल सरकार का। बादल सरकार एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, उनका एक प्ले मैंने किया था। एवं इंद्रजीत भी उनका एक नाटक है, पगला घोड़ा। मैंने किया था बाकी इतिहास। तो बाकी इतिहास उस समय, ये आज से 10 साल पुरानी बात है, बाकी इतिहास मेरे लिए एक ऐसा टेक्स्ट था उस समय जो मुझे मिला था, जो कि अपने आप में इतना डीप था और इतना लेयर्ड था कि मुझे उसे समझने में ही, पूरा तो मैं तब भी नहीं समझ पाया, और पूरा जब हमने कर लिया, रिहर्सल कर ली, हम शो करने के लिए तैयार हो गए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो पूरा टेक्स्ट है वो ऐसा टेक्स्ट है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप उसे जितनी भी उम्र में, जितनी भी समझ से पढ़ें, वो हर बार आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही दिखेगा। आप उसे उस समय पढ़ें, आज अगर मैं उसे पढ़ूंगा तो वो उसमें मुझे कुछ अलग चीजें दिखेंगी, आज से 10 साल बाद पढ़ूंगा तो उसमें कुछ और चीजें दिखेंगी। तो फिर ये आपको रियलाइज होता है कि यार ऐसा साहित्य लिखा जा चुका है कि वो बता रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें किरदार हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी वो इतना ओपन है कि वो हर दौर में जब आप उसे पढ़ेंगे या करेंगे तो आपको उसमें एक अलग चीज दिखाई देगी। तो वो इतना ओपन है, इतना इवॉल्विंग है, तो ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए साहित्य, या आप राग दरबारी जो है वो आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो ट्रक वाला जो ड्राइवर है, अगर आपने पढ़ा है, जो ड्राइवर है जो पहली कहानी में, वो कैसा है, वो ट्रक पे चल रहा है। मतलब पहली पैराग्राफ में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ट्रक जिस तरह चलता है इन सड़कों पे, और लगातार चलने से सड़कों का और ट्रक का क्या एक उन्होंने कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उससे आपको 3 लाइनों में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार वो ट्रक जो हर दिन
चलता रहता है, वो ट्रक ड्राइवर जो रोड पे ही रहते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, वो हाँ। कैसा होगा आपको 3 लाइनों में समझ में आ जाता है। हाँ तो इसीलिए आई थिंक वो डेप्थ आपके अंदर इनिशियली जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं या बाद में भी, वो डेप्थ आपके अंदर आती है या वो आप ले आ पाते हैं अपने काम में, जब आपने चीजें कुछ पढ़ी हैं, कुछ आप जानते हैं कल्चर के बारे में, चाहे वो साहित्य हो, वो म्यूजिक हो, वो सिनेमा ही हो, किसी और का कुछ बनाया हुआ, लिखा हुआ, कविता भी अपने आप में एक ऐसी चीज है कि आपको वो थोड़ा काव्यात्मक है, एक उसमें थोड़ा एक मजा और आ जाता है, एक लय है, एक थॉट ही नहीं है वहां पे। मतलब कविता प्रोज हो सकता है कभी कभी थोड़ा हैवी हो जाए, लेकिन जो कविता है, पोएट्री है, वो किसी भी बड़ी बात को बहुत ही एक लाइट कर देती है। तो उसको बोलने का भी मजा आता है क्योंकि उसमें लय है, एक उसमें एक वो लचक है, तो पढ़ने वाले को भी मजा आता है, सुनने वाले को भी मजा आता है, तो एक अलग माहौल बन जाता है। जो आपने जिक्र किया अभी कि मतलब कविता एक ऐसा माध्यम होता है, मेरा एक TEDx है इसी टॉपिक पे, सिंगल लाइन पे, कविता एक ऐसा टॉपिक होता है कि कोई भी कठिन बात कहनी हो, कोई भी सरल बात की, कैसी भी बात कहनी हो, बड़े आसानी से स्मूथली आप आगे कन्वे कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी क्रांतियां कविताओं में लिख दी। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कितने मतलब सूरदास जी या फिर तुलसीदास जी, कितने रचनात्मकता थी उस टाइम पे कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां काव्यात्मक रूप में कितनी जल्दी से कहीं, पोइटिक होके इतने आसानी से कहीं। हाँ, मतलब उसमें आई थिंक कालिदास की एक लाइन है ना, उसमें कालिदास एक बहुत पुराना प्ले है जिसमें कालिदास हैं और एक दूसरा कैरेक्टर है विलोम। तो और वो एक दूसरे के मतलब प्रतिद्वंदी रकीब तरह के कैरेक्टर्स हैं। तो वो और एक आदमी है जो कि बहुत ही अकम्प्लिश्ड है, एक इंसान है जो बहुत अकम्प्लिश्ड है, जिसमें प्रतिभा भी थी और उसको रिकग्निशन भी मिला, और एक आदमी है जिसमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो अभी भी एक नाम को पाने के लिए, एक जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये इस तरीके का एक मिलियो है। तो उसमें एक लाइन है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है, एक सफल विलोम। तो यही है। तो ये बात इतनी आपको एक लाइन आती है कोई बहुत देर के बाद, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, सब कुछ होने के बाद एक आदमी बहुत बड़ा, दोनों ही राइटर हैं और दोनों ही अच्छा लिखते हैं, या दोनों ही अच्छे एक्टर हैं, या दोनों ही एक किसी भी तरीके का कोई एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, या कोई भी एक क्रिएटर हो, एक आदमी बहुत ज्यादा ऊपर है और एक आदमी अभी भी कोशिश कर रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क यही है। ये क्या है? एक सफल विलोम, और ये क्या है? एक असफल कालिदास। कुछ एआई का इम्पैक्ट पड़ा आपकी इंडस्ट्री में, मतलब इस ओवरऑल इंडस्ट्री में? एआई का इम्पैक्ट आई थिंक अच्छा लोग बता रहे हैं कि पड़ा है, और थोड़ा लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब आई एम श्योर बहुत सारी चीजें एआई में, एडिटिंग में, या जो भी पोस्ट प्रोडक्शन या और भी चीजों में थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम तो है। मैं तो उसको वैसे देखता हूँ कि कहीं आप कोई काम करने में अटके और आप एक चीज की मदद ले सके, तो मुझे लगता है वो वही है, और उसको वैसा ही देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हमेशा ये होगा कि काम, कोशिश आप ही की होगी, क्योंकि अटकने के लिए कोशिश करना भी जरूरी है। बिल्कुल है ना, कि आप अटके और कुछ करे ना और दूसरा सब कुछ कर दे, तो फिर वो ले जाएगा ना क्रेडिट, आज नहीं तो कल वो कहेगा आपसे, भले वो एआई है, कि देख मैंने किया है और मैंने ही बनाया है, तो अब मैं ही बताऊंगा। लेकिन विजुअल मीडियम में, फिल्मों में वो है कि मतलब एक अलग तरीके से एआई, अगर मुझे पता है कि मैं एक एआई हैवी फिल्म देखने वाला हूँ, या एक एआई से बना हुआ एक कोई भी काम या फिल्म या कोई सीरीज देखने वाला हूं, तो मैं उसको एंजॉय करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे रियल बता के एआई दिखाएंगे तो मेरा इल्यूजन टूटेगा। कोई मुझे बताए कि भाई अंकुर है और अंकुर बोल रहे हैं और अंकुर से बात होगी और अंकुर दिखेगा, तो मुझे पता है कि अंकुर असली में कैसा है। लेकिन अगर मुझे अंकुर बता के कोई एआई दिखा देगा तो मैं तो समझ जाऊंगा कि अरे नहीं, ये तो एआई है। तो वो भले ही वो अच्छा लगे, लेकिन मेरा अगर इल्यूजन टूटा कि ये रियल नहीं है, तो वहां पे फिर बात पलट जाएगी। मैं एनिमेशन फिल्म देख रहा हूं और मैं एक ऐसी चीज देख रहा हूं कि एआई, मुझे पता है कि आपने एआई में बनाया है। वैसे ये थिएटर की तरह है, वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो कहते हैं, कि थिएटर में स्टेज पे खड़ा हुआ एक्टर खड़ा होकर बोलता है, ये सामने मेरे हिमालय है,
हाँ, और आप मान लेते हो कि हाँ हिमालय, क्योंकि थिएटर है। लेकिन फिल्म में आपको हिमालय देखना पड़ता है। हाँ, आप फिल्म में कोई एक्टर बोल दे अपने घर पे बैठ के ये हिमालय, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। तो ये वैसी ही चीज है कि आप मतलब अगर मेरा बस रियलिज्म का जो मेरा इल्यूजन है वो नहीं टूटना चाहिए। बड़ी सॉलिड लाइन है, राइट। हाँ, बिल्कुल। कुछ शरद शुक्ला के बाद और पहले में कुछ पर्सनल लाइफ में चेंज आया? पर्सनल लाइफ में इन द सेंस कि कुछ इंडिविजुअल कुछ चेंज आया हो लाइफस्टाइल में, जीने में, रवैये में? देखो आप, अब वो शरद शुक्ला के बाद आया है कि वैसे ही जीवन में आया है पता नहीं, लेकिन हाँ आप थोड़ा पहले आप तेजी से ऋषिकेश की, वो ऋषिकेश में जैसे गंगा बहती है हाँ, एकदम ऐसे, बिल्कुल। पहले आप ऐसे बहते हो, फिर आप थोड़ा आराम से बहने लगते हो। गहराई अब भी है शायद, आप एटलीस्ट आप उतनी ही गहराई से जी भी रहे हो, उतनी ही गहराई से काम भी कर रहे हो, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा रोश नहीं है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, थोड़ा एक आराम से। जब ऐसा कोई मौका आया, ऐसा कोई हिस्सा आया तो अचानक से भाव तेज भी हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा आपके अंदर एक स्थिरता आती है, चीजों को देखने की एक समझ आती है, और आई थिंक प्रोसेस बेटर कर लेते हो आप चीजों को। आप किस तरफ बढ़ रहे हो, पहले तो आप सिर्फ दौड़ रहे होते हो कि भैया मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में दौड़ रहा हूँ। कोई बोल रहा है यहाँ दौड़ रहे हो, उत्तर की दिशा में दौड़ो, तो वहां दौड़ने लगे। कोई बोला दक्षिण की दिशा में दौड़ो, तो वहां दौड़ गए। अब शायद आपको पता है कि हाँ अब मैं दौड़ूंगा 100 मीटर, उसके बाद मैं 200 मीटर चलूंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं दौड़ूंगा उस दिन। तो थोड़ा एक आपको पता शायद होने लगता है कि कितना दौड़ें, कितना क्या करें, कैसा करें, अपने आप को ज्यादा खर्च ना करें, अपनी एनर्जी उतनी ही लगाएं जितनी जरूरी है, उन चीजों में लगाएं जो जरूरी है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी सफल चीज भी आपको सिखाती है, प्लस जीवन भी आपको सिखाता है। और सब कुछ ही है। शादी हो गई उसके बाद तो मेरी, मतलब आई थिंक रिलीज तक तो हो चुकी थी, लेकिन करने के बाद। बट हाँ एक चीज है कि आप कोई ऐसा बड़ा काम जैसे मिर्जापुर जैसी चीज करते हैं, बड़ा चेंज आता है आपके सोचने के तरीके में। सबसे बड़ी चीज तो होती है कि आपको एक वैलिडेशन मिलता है, और वो वैलिडेशन ये नहीं कि अब आपको लोग जानते हैं, वो वैलिडेशन ये है कि आप कोई भी चीज को बनाने में जो जो चॉइसेस लेते हैं, कभी कभी वो बहुत बारीक चॉइस होती है। आप राइटर हैं, आप कविता पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि राइटर जब लिखता है तो उसके पास एक शब्द के कम से कम 8 या 10 विकल्प होते हैं कि मैं ये यूज करूं या ये यूज करूं। वो मीटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलने में कैसा लगेगा, कान में तो नहीं लग रहा है, सिंपल जीवन यूज करूं, जिंदगी यूज करूं। हाँ जिंदगी यूज करूं कि जीवन यूज करूं, ये सब ये मैं क्या करूं। तो जब आप फिर जीवन यूज करते हैं और वो सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, तो आपको लगता है अरे यार मैंने बहुत अच्छा चुनाव किया, चॉइस अच्छी थी। ऐसे ही बतौर अभिनेता आप कुछ कुछ बहुत बारीक चॉइसेस लेते हैं, और इत्तेफाक से मिर्जापुर एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत लेयर्ड था, उसमें मतलब ऊपर ऊपर से आप काम करके निकल नहीं सकते, पकड़े जाएंगे, आपको अंदर घुसना पड़ता उसमें। तो उतना सब करके भी आपने बहुत ही बारीक कुछ चॉइसेस ली, कुछ आपने काम किया, और वो फिर जब देखने वाला उसको पसंद करता है और उसके बारे में प्रतिक्रिया भी देता है, उसको अंडरलाइन करके उसके बारे में आपसे बात करता है, तो तब आपको एक वैलिडेशन इस चीज का मिलता है कि यार मैं जो मेरा तरीका है काम करने का वो सही है सबसे पहले तो आप इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होती है। वो सबसे पहले वो मिला जब मिर्जापुर के बाद कि हाँ यार ये तरीका करेक्ट है, जो मैं कर रहा हूँ। हर बार हो सकता है, कई बार कभी बॉल सही पड़ेगी तो छक्का भी लगेगा, कभी जीरो पे भी आउट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि आपको पिच पे खड़े होकर खेलना आता है। बिल्कुल, बड़े मैचेस तो होते हैं बीच बीच। हाँ आप बड़े मैचेस भी होते हैं। तेंदुलकर इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इतना सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, उन्होंने टेक्निक हर बार चेंज की है खेलने की। उनको उनकी इंजरी हो गई तो उसके बाद उन्होंने पूरा अपना तरीका ही चेंज कर दिया। तो इसीलिए तो इतने साल वो इतने महान बैट्समैन रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा बैट्समैन होने के बाद भी उन्होंने अपनी टेक्निक समय के साथ खेल में बदली। तो आप वो तो करती हैं, लेकिन आपको थोड़ा ये लगने लगता है कि हाँ अब मैं टेक्निक बदलने के बारे में सोच सकता हूँ, बैटिंग तो मुझे आती है। नहीं, तो आपने बड़ा चेंज बताया कि उस टाइम
के बाद आप उसी टाइम पे जब शादी हो गई, लाइफ में बड़ा चेंज आया। स्लमडॉग मिलियनेयर में भी शायद वो मेरा पहला काम था जिसमें मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था लाइफ में। मैं उसी बारे में मतलब समझना चाहता हूँ कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वहाँ कनेक्ट हुए, कैसे प्रोजेक्ट मिला, कैसे हुआ? तो वो बेसिकली तब तो थिएटर में कर ही रहा था, हाँ, और ऐसे ही तब तो यही होता था कि भाई कहाँ हो रहा है आज, ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं। सुबह रिहर्सल होती थी, दोपहर तक फ्री हो जाते थे। उसके बाद यही होता था दिनचर्या की अब क्या करें, ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं, वहां चलेगा, यहाँ चलेगा, यही सब। तो ऐसे ही एक बार दिन में, एक नॉर्मल दिन, जब हमने यही सोचा कि आज कहाँ देने ऑडिशन, तो एक एड का ऑडिशन वहां देना था, ओके, एक किसी चीज का फिल्म का ऑडिशन वहां देना था, हाँ, और ऐसी एक किसी छोटी सी जगह में यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर जगह पहले रही थी, मतलब मेरी तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत साल से मैं गया नहीं। एक श्रीजी के ऊपर एक जगह है जहाँ पे ऑडिशंस होते थे पहले, अच्छा, एक श्रीजी रेस्टोरेंट है, ओके, वेज रेस्टोरेंट। उसके ऊपर 91 रूम ऐसे ऐसे वो बने, गाले जैसे होते हैं ना, शॉप्स हाँ, टाइप, तो 91, 48, 47, 61, और इन जगहों पे इतनी ज्यादा तादाद रहती थी लोगों की, ऑडिशन पे जाते थे। फिट नहीं, आप फिट नहीं है, एक इतनी भीड़ होती थी एक रूम के बाहर, ओके, ऐसा ही एक रूम है, उसके बाहर भीड़ होगी, लोग ऐसे ऐसे होंगे, हाँ, और एक आदमी आएगा हर 20 मिनट में, हर 15 मिनट में एक आदमी अंदर से बाहर आता था जो शूट कर रहा है, जो ऑडिशन ले रहा है, और आके सीधा पूरे कॉन्फिडेंस में कि वो ये चीज बरसों से करता आ रहा है, हाँ, उस कॉन्फिडेंस से वो दरवाजे से बाहर आके बोलता था, "आ, आप और और आप भी आ जाइए, हाँ, बाकी सब लोग नॉट फिट।" ओके, तो ये फिट नॉट फिट का, और अच्छा, और आपको पहले लगता था कि होता है ना कि आपको बोला नॉट फिट, हाँ, तो जब आप नए हैं तो आपको निराशा होती थी, बिल्कुल, आपको दुख होता था। हाँ, उसके बाद आपको ये निराशा तब्दील हो गई क्लैरिटी में, हाँ, कि यार आपने पूछा हाँ नॉट फिट, और नॉट फिट बोल के आपको दुख नहीं हो रहा, आपको क्लैरिटी मिल गई, अच्छा ठीक है मेरा टाइम बच गया, अब मैं वहां चला जाता हूँ। हाँ, हाँ, तो ये भी होता है एक समय के बाद, हाँ, वही चीज जो आपको निराश करती है, अब वो आपको क्लैरिटी देती है। बिल्कुल, हाँ, क्या ठीक है यार, नॉट फिट फिट तो मुझे रोज का पता है ये चीज। हाँ, नॉट फिट का मतलब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से कहीं और जाता हूँ, वरना मैं 15 मिनट और खड़ा रहता हाँ, इसी इंतजार में कि अंदर से आएंगे और क्या बोलेंगे। फिट नॉट फिट, हाँ, तो ऐसे ही एक जगह पे किसी ने बताया कि वहां पे किसी चीज की इंडी फिल्म कोई है, उसका ऑडिशन चल ओके, रहा है। हाँ, तो हम चले गए, और वहां छोटे से रूम में देखा, कुछ पता भी नहीं है, मतलब एक बार तो मुझे ये भी लगा कि रुकना है क्या। कई बार होता है ना, आपको लगने लगता है कि यार बेकार में यहाँ तो टाइम लगाना उतना ज्यादा लग नहीं रहा कि कुछ फायदा होगा, चलते हैं कुछ और देखते हैं। लेकिन फिर हाथ लुगे लगे, तो ऑडिशन ले रहे थे, कर रहे थे, तो बहुत ही एक छोटे से रूम में एक सेटअप बना के वहां पे ये सब चीजें चल रही थी। हिंदी फिल्म, पता भी नहीं हाँ, कौन है क्या है, तो ऐसे ही ऑडिशन दिया। तब जब ऑडिशन दिया था तो जो मेन रोल था उसी के लिए ऑडिशन हो रहे थे, क्योंकि तब उसकी एज थोड़ी ज्यादा थी। देव पटेल वाला, हाँ, देव पटेल वाला। तो ये कुछ फिल्म शुरू होने से 3-4 महीने पहले की बात है। ओके, तो ऑडिशन दिए उसके, और करके भूल गए कि हाँ, भैया इसका तो पता ही नहीं, बाकी फिल्मों का या बाकी जो ऑडिशन हो रहे हैं उसका फिर भी पता है हाँ, कि वो उस प्रोडक्ट का एड है, वो उसका एड है, वो ये है, ये वो फिल्म बना रहा है, ये हो रहा है, सब फिर भी पता है, हाँ, इसका तो पता ही नहीं कुछ। तो करके भूल गए। फिर पता चला कि अच्छा ऐसा कोई होगा। फिर ये पता चला कि अब ना उन्होंने एक्चुअली रीराइट करके जो मेन एज थी सबसे बड़े, उसको छोटा कर दिया। ओके, तो फिर ये हो गया नहीं। फिर 3 महीने बाद मुझे फोन आया उनका, जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, कि भाई मतलब मैं मेन रोल तो अब कोई टीनेजर कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे कुछ कैमियोज हैं, 1 सीन 2 सीन उसमें, तो उसके लिए मैं, जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें हम जानते हैं, थिएटर के लोग हैं ये वो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप, अगर आपको सही लगे तो आप कर लीजिए। हाँ, तो मैंने सुना, मैंने कहा हाँ, तो एक कॉल सेंटर में कैरेक्टर है, जब देव पटेल का कैरेक्टर हाँ, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के शो में जाना चाहता है, हम्म, तो एक लड़का है जो हमेशा ट्राई कर रहा है लेकिन उसका लग नहीं रहा, तो वो चाय वाला है, चाय दे रहा है, तो वो उसको आके बोलता है कि तुमको उस समय प्रेस करना है बटन जब अनिल कपूर वहां पे बैठे बैठे हाँ, बोले इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, तो जब वो इफ बोले तो डायल करना, तो लग जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो वो जिस लड़के को बोलता है वो मैं था। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन तब तो मुझे लगा कितने दिन का शूट है, अच्छा 2 दिन का शूट है। तो मैंने कहा अच्छा पैसे कितने मिलेंगे, पैसे मिल रहे थे मुझे उस समय खरीदना था एक कैमरा, स्टिल कैमरा, ओके, तो जितने पैसे मिल रहे थे उसमें एक स्टिल कैमरा आ जाता। तो मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया है, हाँ, मैं बिल्कुल रोल का तो पता नहीं, फिल्म का भी नहीं पता कुछ क्या है कौन है, लेकिन करते हैं इसको, हाँ, और कैमरा खरीद लूंगा मैं। तो वो करके खत्म हो गया, बात आई गई हो गई।
फिर एक आध साल बाद आई थिंक जब उसको BAFTA मिल गया और फिर ये हो गया कि भाई ये तो ऑस्कर में जा रही है, फिर ऑस्कर में गई और ऑस्कर मिल गया और अचानक से ऑस्कर मिल गया सारे कैटेगरीज में और बेस्ट फिल्म भी मिल गया, क्योंकि फिर बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऐसा होता है ना कि उसमें सबका योगदान है, तो फिर वो बड़ी बात हो गई आसपास के लोगों में, और थिएटर उस समय मैं कर ही रहा था, तो फिर ऐसा हो गया कि अरे स्लम डॉग का एक्टर। तो फिर उस समय एक ये किसी ने तो बोला था, मुझे याद नहीं आई थी, कि भाई अब देखो तुम जीवन में और कुछ भी करो आगे, है ना, कई चीजें तुम करोगे, लेकिन तुम्हारी पहली फिल्म हमेशा अब रहेगी एक ऑस्कर विनिंग फिल्म। मैंने कहा वाह क्या बात है। नहीं, बहुत शानदार। बातें बहुत है आपसे करने के लिए, बट समय भी लिमिटेड है। आखिरी में कुछ कविताएं मैं आपसे सुनेंगे, जो कि कविशाला में बात करें उसके पहले आपने जिक्र किया कि स्टार्टिंग का जो फेस होता है, मुझे अचानक से कनेक्ट किया, क्योंकि मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ मैंने देखा एक ना साथ में एक लड़का रुका हुआ है वहाँ पे, उसने 1 महीने भर का होटल लिया हुआ है, उसको बुक किया हुआ है उस होटल को। मैंने कहा सुबह मेरा नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, उससे पूछा मैंने कहाँ से हो आप, तो कह रहा है मैं लखनऊ से हूँ। मैंने कहा मुझे लगा पहले कहीं पंजाब से, उसके गेटअप से लग रहा था। तो वो एक्टिंग के लिए उसने एक एक्टिंग उसको रीस्टार्ट करनी है, वो लखनऊ से 5 साल पहले कुछ उसने किया होगा कोई कोर्स, उसको रीस्टार्ट करनी है, कोई कनेक्ट नहीं है उसका, फिर भी वो 1 महीने के लिए रूम लेके यहाँ पे रुका हुआ है ना। तो जो भी न्यू कमर्स हैं, आपकी एक यात्रा हुई है, मतलब 1 दशक ऑलमोस्ट हो गया आपको, उस अनुभव के हिसाब से जो न्यू कमर्स हैं इस वर्टिकल में, फिल्मों में, किसी भी वर्टिकल में कुछ कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस तरीके के संघर्ष से जो गुजर रहे हैं, या किसी को पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करना है, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? अभी तो लेकिन मैं देखता हूँ, जो कि अच्छी चीज है, हर आदमी को लग रहा है कहाँ जाने की जरूरत है, ये लो फोन या बनाओ रीलें हमारी रीलें हो रही हैं वायरल, तो हम भी बन गए। तो वो एक मतलब मैं उसको गलत नहीं कहता, क्योंकि आज आपके पास एक ऐसा एक मीडियम है, माध्यम है कि आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। हाँ, बस यही है कि उसको खराब ना करें कि भाई लिया कैमरा और कुछ भी बोलने लगे। आप प्रॉपर उसको, आपका कोई एक परफॉर्मेंस है या जो भी है आप उसको करें, क्योंकि अगर अच्छा बोलेंगे, कोई कविता है वो बोलिए, या जो भी चीज आप मतलब जो इंसान करना चाहे, किसी भी तरह का कंटेंट कोई बनाना चाहे तो बनाए, और अगर वो सही बना या चल गया तो फिर लोग वैसे ही आपको जानेंगे। दूसरा ये है कि आप जिस भी शहर में हैं, पहले वहां पे, मतलब पहले जब मैं नया आया था तो यही बोला जाता था, हम भी यही सुनते थे अपने बड़ों से, कि जिस भी शहर में है उस शहर में पहले आप थिएटर करिए, वहां से आप उस शहर का जो भी कल्चर है, जो थिएटर है, जो वहां पे प्लेज हो रहे हैं, जो भी एक कल्चरल एक वहां की जो एक फैब्रिक है, उससे जुड़े रहिए। और फिर आपको अगर लगता है, और उसके बीच अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं जिससे आपके पैसे आ रहे हैं, उसको सेव करिए। और अब तो खैर आई थिंक बहुत ज्यादा बेटर ये भी हो गया है कि जब कास्टिंग होती है किसी भी चीज की, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आई थिंक जाते हैं दूसरे शहरों में भी कास्टिंग करने, तो वो एक अच्छी चीज है। आप किसी अच्छे थिएटर ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे वो पंजाब में हो, जयपुर में हो, भोपाल में हो, और भी दूसरे शहरों में हो, तो वहां पे ऑलरेडी एक जब कोई भी चीज बनती है तो उसकी एक ये आती है इंक्वायरी, तो वहां के जितने भी उस थिएटर ग्रुप के लोग होते हैं, फिर वो या तो वहां ऑडिशन देते हैं या यहाँ पे बुलाया जाता है, तो एक लेकिन वो होगा तभी जब आप वहां के एरिया से किसी की एक एक संगठन से या किसी एक ऐसी बॉडी से, आप संगठन से जुड़े हुए हैं। तो पहले थिएटर करते रहना जरूरी है, वहीं पे आप हैं। फिर आप अगर बॉम्बे आना चाहते हैं तो देख लीजिए कितने समय के लिए आप आते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो तो है दूसरे शहर में आना और थोड़े दिन तक टिके जाना, वो एक थोड़ा एक डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन आइए, अगर आप काम जानते हैं, आप अच्छा करते हैं, तो आपको या तो पिक किया जाएगा या आप कोशिश करिए, लेकिन हाँ टफ तो है। यहाँ पे आके अगर आपको लगता है कि यार थोड़े टाइम के लिए मैं कुछ और काम कर लेता हूँ और इसको देख लेता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, या आपने काम पैसे वैसे के लिए कुछ और भी पकड़ रखा है शहर में आके सारी चीजें, और थोड़े टाइम में आप देखने करते तो वही है, काफी चीजें हैं जो आपको सूट करता है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है सिटी की बात करिए आप लोकल में, अनिल रस्तोगी जी को जानते होंगे आप, लखनऊ में थिएटर चलाते हैं, उसे आश्रम में भी उनका उस सीएम वाला फेस, सीएम बने हुए थे, तो उनसे भी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े सही जिक्र किया कि उन्होंने सब कुछ लखनऊ में रहते हुए किया, बहुत सारे किरदार उनको
कई मतलब मेन कैरेक्टर्स मिले यहाँ पे, बट उन्होंने सब कुछ लखनऊ में रहते हुए। राजेश तेलंग राजेश जी, हाँ। दिल्ली में ही अब आए हैं वो, थोड़े हाँ। टाइम पहले भी थे बॉम्बे में हाँ। बहुत साल पहले, लेकिन उन्होंने पिछले कई साल दिल्ली से ही थे वो, हाँ। और काम कितना किया उन्होंने। बिल्कुल, तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आपका फेस बन गया है, अब तो हाँ फेस बना के पहुंचाने के भी माध्यम है, हाँ, बट उसको टिकटॉक जैसे बिगाड़े नहीं कि एक एटैक आता है इंडिया में, उसको फुहड़पंथी में बट कुछ आप वो बना करते रहिए। वहां पे का हाँ। मतलब यही है कि वो एक अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे हाँ। रही है, हाँ। उसको आप अच्छे से यूज करिए, उसे बिल्कुल। एक्सप्लॉइट ना करिए। हाँ। आप अपने पे काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तभी आपका जो भी काम है वो सामने वाले तक पहुंचाएगी जब आपका काम अच्छा होगा। बिल्कुल। तो थिएटर है जो भी आप करते रहिए। बिल्कुल। अच्छा, कविताओं से पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि आजकल ना थिएटर तो ठीक है, अलग है, जो विजुअल्स में ओटीटी, टीवी और सिनेमा को बैठा है, ओटीटी और टीवी के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में बेटर कौन है, आप भी देखते हैं ये? हाँ, वो एक एक चर्चा तो है, लेकिन देखिए दोनों बहुत अलग मीडियम। हाँ। एक सिनेमा है जो सालों से चला आ रहा है, आदिकाल से, हाँ। और एक उसी में से निकला हुआ ओटीटी है। हाँ। सिनेमा का ही एक ऑफस्प्रिंग है ओटीटी, OTT क्योंकि इनफैक्ट जो पहले फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने ओटीटी पे शोज बनाए, वो वही लोग थे जो फिल्में बनाते हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो या सीक्रेट गेम्स हो या और भी इनसाइड एज कोई और शो हो, बिल्कुल। या किसी और ने हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स है हम्म। ना, ये सब उन्हीं लोगों ने बनाया है जो सिनेमा में अच्छा काम कर रहे थे। तो वहीं से निकला है, बस उसका फॉर्मेट लंबा हो गया। एक लॉन्ग फॉर्मेट में है, जो कहानी पहले 2-2.5 घंटे 3 घंटे में कही जाती थी, वही फिर 8-10 घंटे में कहने लगे। तो उसका एक अलग एक तरीका है, एक अलग एक्सपीरियंस है वो। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। फिल्मों का ये है कि जो एक्सपीरियंस आपको बड़े पर्दे पे लगता है कि मुझे ये कहानी या ये एक्सपीरियंस बड़े पर्दे पे ही लेना है, उसके लिए ऑडियंस जाती है। ये जरूर है कि आपको थिएटर जाने का मन तभी करता है आजकल जब आपको लगता है कि यार ये अनुभव तो मैं थिएटर में ही लेना चाहता हूँ, तो ही आप जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अनुभव तो मैं अपना घर पे भी देख लूंगा, तो फिर आपको लगेगा कि ठीक है मैं ओटीटी पे देख लूंगा। तो आई थिंक एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक क्लासिक तरीका है फिल्में देखने का। फिल्में जब आप जाते हो थिएटर में सबके साथ एक बड़े पर्दे पे, तो एक माहौल ही अलग है। वो एक्सपीरियंस, एक सेलिब्रेशन है, और वो एक आपको मतलब एक थोड़े समय के लिए आप बाहर पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं, फिर आप जाते हैं चल के सीढ़ी पे, चल के सीट पे बैठते हैं, फिर लाइट धीरे से कम हो जाती है, फिल्म शुरू होती है। ये अपना एक अलग अनुभव है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पहले तो वीकेंड्स फैमिली गैदरिंग या फैमिली सेलिब्रेशन जब एक साथ आते थे, वो यही दिन होते थे कि वीकेंड पे फिल्में देखने जा रहे हैं। वो बाकी दिन तो पेरेंट्स बाहर है सुबह शाम को। इसका ये है कि आप अगर आराम से बैठ के थके आ रहे हैं, आप आए हैं घर पे बैठ के, आपने एसी चलाया, पंखा चलाया, आराम से सोफे पे बैठ के आपको ये फिल्म देखना चाहते हैं, सीरीज देखना चाहते हैं, आराम से पर्सनल टाइम में, या 2-4 लोग मिलके, घर वाले या कोई दोस्त आ गए, तो वो आप अपने समय पे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो दोनों की ही एक अलग चीजें हैं, दोनों की ही इम्पोर्टेंस है, और इट्स गुड कि इस तरीके का एक दूसरा फॉर्मेट भी आया है। बिल्कुल। क्योंकि पहले एक ही चीज थी, तो कई फिल्में या कई चीजें जो कि शायद सिनेमा में लोगों को ना ला पाए, उनको भी सिनेमा पे ही आना पड़ता था, क्योंकि दूसरी तरीका कोई है ही नहीं। अब कम से कम आपके पास एक दूसरा एक तरीका है कि यार मैं ये थोड़ा एक लंबे फॉर्मेट में कहानी कहना चाहता हूँ, ये सीरीज में देखिए। कुछ कविताएं हो जाएं, कविशाला पे हम बात कर रहे हैं। पहले एक छोटी कविता, फिर बड़ी कविता। ये एक कवि है अंशुमन मिश्रा, उनकी कविता है, चांद जब कहीं चुपके से सो रहा हो, हर तरफ घुप अंधेरा हो रहा हो, मैं निहारता हूँ देर तक आसमान में, मेरा चांद भी तो है इसी जहान में, मुझसे नाराज मुझसे दूर, चांद मगर निकलेगा जरूर। ये भी अंशुमन मिश्रा की ही है। ओके। मैं अब दरिया हो चुका हूँ, जिसकी नियति है बहते जाना, किसी को आगोश में लेना, किसी को अलविदा कहते जाना। कभी तालाब था मैं भी, किसी के आंगन में ठहरा हुआ, बात हुई थी किनारों को मिटाने की, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए मैं और भी गहरा हुआ। कभी उतरते थे वो धीमे कदम मेरे दिल में, समा जाते थे मेरे हमदम मेरे दिल में, उनका मुझे छू लेना ही मेरा वजूद था, मैं हर वक्त उनके कदमों में मौजूद था। पर हवाएं थोड़ी थोड़ी बदलने लगी, कुछ आंधियां सी भी चलने लगी, उन्हें परहेज होने लगा तालाब में उतरने से, और मैं रोक ना सका तूफान को गुजरने से।
मुश्किल है सह पाना आंधियों के बाद का सन्नाटा, अंधेरा तो फिर भी सुकून है, डराता है बहुत उजाली रात का सन्नाटा। अपने सीने में दफना रहा मैं, अपने सीने में दफनाता रहा मैं, अनगिनत अधूरे जज्बात का सन्नाटा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये बहुत ही मशहूर शेर है उनकी गजल से, बशीर बद्र साहब की, आप लोगों ने सुना ही होगा। एक और उनकी बहुत अच्छी गजल है, मैं पढ़ रहा था, कुछ ऐसे है। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। महलों में हमने कितने सितारे सजा दिए, लेकिन जमीन से चांद बहुत दूर हो गया। तन्हाइयों ने तोड़ दी हम दोनों की अना, अना यहां पर है दुख रंज। तन्हाइयों ने तोड़ दी हम दोनों की अना, आईना बात करने पे मजबूर हो गया। और दादी से कहना उसकी कहानी सुनाए, दादी से कहना उसकी कहानी सुनाइए, जो बादशाह इश्क में मजदूर हो गया। सुबह विसाल, सुबह विसाल यानी प्रातःकाल, सुबह सुबह। और इसके बाद एक और शब्द आएगा मुतालबा, मुतालबा यानी कि रिक्वेस्ट करना किसी से। तो सुबह विसाल पूछ रही है अजब सवाल, वो पास आ गया कि बहुत दूर हो गया। और कुछ फल जरूर आएंगे रोटी के पेड़ में, कुछ फल जरूर आएंगे रोटी के पेड़ में, जिस दिन मेरा मुतालबा मंजूर हो गया। एक छोटी कविता परितोष त्रिपाठी की, बहुत ही प्यारी सी। चलो अब सो जाओ, बाय गुड नाइट के बाद भी जिस मैसेज का इंतजार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। मालूम है उसे नहीं आना उधर से, फिर भी उन रास्तों पर इंतजार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। पता है पूरे शहर को हमारे किस्से, पता है पूरे शहर को हमारे किस्से, बस हमारे बीच ही ना इज़हार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। परितोष त्रिपाठी, वाह। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कविता है परितोष त्रिपाठी की, मैं पढ़ रहा हूं। चलो अब सो जाओ, बाय गुड नाइट के बाद भी जिस मैसेज का इंतजार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। मालूम है उसे नहीं आना उधर से, फिर भी उन रास्तों पर इंतजार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। पता है पूरे शहर को हमारे किस्से, पता है पूरे शहर को हमारे किस्से, बस हमारे बीच ही ना इजहार होता है, वही सच्ची वाला प्यार होता है। परितोष।